हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीजीटी 2021 के लिए डीएसएसबी सोशोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर अभी हुआ है उसको इसकी क्विजेस मैंने बनाई हुई थी, तो मैंने अपने ग्रुप में सॉल्व करवाया हुआ था और मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं इन सभी को विथ एक्सप्लेनेशन चीज़ों को सॉल्व करवाऊँगी। तो इससे पहले की वीडियो में 20 क्वेश्चंस को हमने विथ एक्सप्लेनेशन समझा था, उनको सॉल्व किया था। आज आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस उतने टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चंस को समझने में आप लोग मिस्टेक करते हो, तो मैं यही कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ में चीज़ों को अच्छे से समझा सकूं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मानव विकास रिपोर्ट भारत में कब प्रकाशित होती है? ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन शॉर्ट में बोलें तो HDI, ये भारत में कब कब प्रकाशित होती है? प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 3 वर्ष पर या फिर प्रत्येक वर्ष? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया में कब कब प्रकाशित होता है, आपको ये बताना है। और इसका राइट आंसर है डी, प्रत्येक वर्ष। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के लिए पहले ही क्वेश्चन में क्वेश्चन है इस ईयर का आप लोगों को और 2020 का, ये दोनों का आप लोगों को HDI का जो इंडिया का जो रैंक है वो बताना है और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं और मे भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के पास सामाजिक सांस्कृतिक पर चिंतन की समृद्ध विरासत है। इस संबंध में किसने कहा कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय समाज पर टिप्पणियां दर्ज की गई हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़िए और तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारतीय समाज पर किसने ये चीज़ मानी कि यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक चिंतन की एक विरासत रही है, बहुत पहले से 3री शताब्दी ईसा पूर्व से रही है। यहाँ पर जो विचारक रहे हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर लिखते रहे हैं। किसने ये कहा है? अब ऑप्शन देखिए, विरस्टीड, एस.सी. दुबे, कुहेन या फिर बॉटोमोर। विरस्टीड, एस.सी. दुबे, कुहेन या फिर बॉटोमोर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुहेन। इनका मानना था कि भारतीय जो समाज है यहाँ पर एक समृद्ध विरासत रही है सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों से रिलेटेड। यहाँ के जो विचारक रहे हैं उन्होंने काफ़ी टाइम पहले से सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने अपने काम में आर्थिक विकास में महिला की भूमिका में तर्क दिया कि आर्थिक गतिविधियों के विश्लेषण में महिला के आर्थिक कार्यों का कभी हिसाब नहीं रखा जाता? मतलब इनमें से वो कौन है जिन्होंने ये कहा कि जो महिलाएं होती हैं उनके जो आर्थिक कार्य होते हैं उनको कभी गिना नहीं जाता? ऑप्शन देखिए, केट मिलेट, अन्ना ओकले, मार्था नुसबाम या फिर इस्टर बोसरू। केट मिलेट, अन्ना ओकले, मार्था नुसबाम या फिर ईस्टर बोसरू। किसने ये माना कि जो महिलाएं हैं उनके कामों को, उनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उनका जो सहयोग है आर्थिक क्षेत्र में, उसको कभी भी उसमें काउंट नहीं किया जाता है, उसको महत्व नहीं दिया जाता? किसने ये चीज़ कही थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईस्टर बोसरू। इन्होंने कहा था कि जो महिला है उसकी भूमिका तो होती है आर्थिक गतिविधियों में, लेकिन उसको कभी भी काउंट नहीं किया जाता, उसको गिना नहीं जाता है और पुरुषों को ही हमेशा माना जाता है कि वही कमाने वाले हैं। और महिलाएं जो सहयोग देती हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे लघु कुटीर उद्योगों में जो वो सहयोग देती हैं, कुछ भी हो, उसको कभी भी काउंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, UNDP के रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास की गणना एक समीकरण द्वारा की गई थी, इनमें से कौन सा सही है? जो मानव विकास रिपोर्ट होती है उसकी गणना कैसे की जाती है, सिंपली ये पूछ रहा है क्वेश्चन में।
ऑप्शन देखिए, जीवन प्रत्याशा सूचकांक 1/2, जीवन प्रत्याशा सूचकांक 1/4, शिक्षा सूचकांक 1/4, जीडीपी सूचकांक, या फिर 1/4 जीवन प्रत्याशा, 1/4 शिक्षा सूचकांक, 1/2 जीडीपी सूचकांक, या फिर 1/3 जीवन प्रत्याशा, 1/3 शिक्षा सूचकांक, 1/3 जीडीपी सूचकांक, या फिर 1/6 जीवन प्रत्याशा सूचकांक, 1/6 शिक्षा सूचकांक, या फिर 2/3 जीडीपी सूचकांक का मान। तो जो जो HDI है मानव विकास रिपोर्ट, तो उसमें मानव विकास की गणना की जाती है 3 बिंदुओं पर, ये सभी को पता है। एक तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा शिक्षा का सूचकांक यानी शिक्षा का स्तर कैसा है, और तीसरे जीडीपी का जो सूचकांक है उनकी, इन तीनों को मिला करके जो मानव विकास रिपोर्ट है उसकी गणना की जाती है, और इन तीनों का बराबर बराबर स्तर देखा जाता है। तो बराबर बराबर किस में है? थर्ड वाले ऑप्शन में, 1/3 तीनों का। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र एक मानवतावादी सामाजिक विज्ञान है, निम्नलिखित में से किसने कहा? किसने ये माना कि जो समाजशास्त्र है ये एक मानवतावादी सामाजिक विज्ञान है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, जॉर्ज लुइस, कार्ल मैनहीम, या फिर अब्राहम। तो किसने माना था कि समाजशास्त्र एक मानवतावादी सामाजिक विज्ञान है? एडम स्मिथ, जॉर्ज लुइस, कार्ल मैनहीम, या फिर अब्राहम। राइट आंसर है डी, अब्राहम। ठीक है, इनका मानना था कि समाजशास्त्र एक मानवतावादी विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू ने भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति कहा था? वो एक महान सामाजिक विचारक और सुधारक थे। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे और जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो इन्होंने किसको कहा कि वो व्यक्ति भारत का पहला व्यक्ति, आधुनिक व्यक्ति है, जिसके जो विचार हैं वो आधुनिक रहे हैं? वो किसको कहा था? राजा राममोहन राय को, या फिर दक्षिण रंजन मुखर्जी को, या फिर RKM बनर्जी को, या फिर प्यारी चंद्र मित्रा को? किसको कहा था भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति? जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय। इनको कहा गया था कि ये भारत के प्रथम आधुनिक व्यक्ति हैं। ये क्यों कहा गया था? इनको पुनर्जागरण काल का प्रणेता, ये पायनियर भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही भारत की जो कुरीतियाँ थी उनके संबंध में आवाज़ उठानी शुरू करी थी, ये एक सामाजिक विचारक, समाज सुधारक के तौर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2003 की UNDP रिपोर्ट गरीबी को समाप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारण कर एक साहसिक शुरुआत करती है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही घोषणा में शामिल नहीं थी? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2003 की जो UNDP रिपोर्ट थी उसमें गरीबी समाप्त करने के लिए कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे, मतलब कौन से किए गए थे उनको अलग कर लो, फिर एक जो बचेगा वो नहीं किया गया था। तो ऑप्शन देखिए, लिंग असमानता, लोगों की सुरक्षा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, या फिर पर्यावरण बिगड़ना। तो 2003 की जो UNDP रिपोर्ट थी जिसमें गरीबी समाप्त करने की घोषणा की गई थी, उसमें कौन कौन से लक्ष्य थे? तो लैंगिक समानता की बात की गई थी, सभी को प्राथमिक शिक्षा मिले इसकी बात की गई थी, और पर्यावरण जो बिगड़ रहा है उसमें सुधार हो इसकी भी बात करी गई थी, इसकी भी बात करी गई। लेकिन ये जो बीच वाला ऑप्शन है, लोगों की सुरक्षा, इसके बारे में बात नहीं करी गई थी, ये लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। तो कौन सा राइट हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1995 UNDP की मानव विकास रिपोर्ट का विषय था? ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग समानता, या फिर बाल स्वास्थ्य। तो कौन सा है जो कि 1995 में UNDP की मानव विकास रिपोर्ट का विषय रहा था, मुख्य विषय रहा था? सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लिंग समानता, या फिर बाल स्वास्थ्य? तो जो 1995 की UNDP रिपोर्ट आई थी उसका मुख्य विषय रहा था लिंग समानता, जेंडर इक्वलिटी की बात की गई थी 1995 में। जो UNDP रिपोर्ट आई थी, काफ़ी फेमस है, इसको नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा एक विकास प्रक्रिया की पहचान के पर्याप्तता के माप के रूप में कितनी बुनियादी जरूरतों की पहचान की गई है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये क्वेश्चन पॉइंट नंबर थे ये इधर टाइप हो गए हैं, तो थोड़ा सा इनको थोड़ा समझ लीजिएगा। कितनी बुनियादी जरूरतों की पहचान की गई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कि विकास की प्रक्रिया के तौर पर, ठीक है, कितनी बुनियादी जरूरतों की पहचान की गई है। तो 6 बुनियादी जरूरतों की पहचान की गई है। कितनी? 6 बुनियादी जरूरतों की पहचान की गई है। थर्ड इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने वर्ण सिद्धांत का उल्लेख किए बिना भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित होने के लिए वर्णित किया है। कौन वो है जिन्होंने 7 भागों में डिवाइड किया था प्राचीन समय के भारतीय समाज को? सीधे सीधे नाम नहीं लिया था कि वर्ण व्यवस्था है, लेकिन ये बताया था कि भारत में प्राचीन समय में 7 वर्ग विद्यमान थे। कौन से? विदेशी यात्री थे, युआन चोंग, फाहियान, अल्बरूनी या फिर मेगस्थनीज। तो कौन थे जिन्होंने भारत के वर्ण व्यवस्था को वर्गों के नाम पर बताया था कि 7 वर्ग पाए जाते हैं, जबकि वहां पर क्या था? एक तरीके की वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्ण व्यवस्था को डायरेक्ट नहीं बल्कि वर्गों के रूप में वर्णित किया था। किसने? डी, मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, किसी को अगर याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1974 में किसने अपनी पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स में सत्ता की संरचना को पितृसत्ता के रूप में परिभाषित किया? अन्ना ओकले, केट मिलेट, मार्था नुसबाम या फिर सिमोन डी बुआ। तो किसने 1974 में जो पुस्तक आई थी सेक्सुअल पॉलिटिक्स, उसमें सत्ता की संरचना को पितृसत्ता के रूप में परिभाषित किया, यानी कि पितृसत्ता ही समाज में विद्यमान है और यही महिलाओं को बहुत ज़्यादा लोएस्ट स्थिति में रखती है। किसने ये चीज़ कही थी? बुक का नेम है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। अब इसी से पहचान लीजिए। ऑप्शन है अन्ना ओकले, केट मिलेट, मार्था नुसबाम या फिर सिमोन डी बुआ। इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। और राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केट मिलेट। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1797 में विश्व प्रसिद्ध संस्कृतविद और भारतविद सर विलियम जोन्स ने की थी? कौन सी संस्था है, इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 1797 में जो एक संस्कृतविद भारतविद कहे जाते हैं सर विलियम जोन्स, इन्होंने करी थी? तत्वबोधिनी सभा कलकत्ता, द वेथ्यून सोसाइटी कलकत्ता, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता या फिर एकेडमिक एसोसिएशन कलकत्ता। यहाँ पर अगर तुक्का मारना है तो हम सबसे बड़े वाले ऑप्शन पे जाएंगे जो मैंने कल बताया था, और हम सी ऑप्शन पे लगाएंगे, यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। कब से भारत सरकार ने उदारीकरण नीति का पालन किया है? जो भारत सरकार है इसने उदारीकरण नीति का पालन कब से करना शुरू किया है? ऑप्शन है 1960 से, 1980 से, 1970 से या 1990 से। ये इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका राइट आंसर। भारत सरकार ने कब से उदारीकरण की नीति को अपनाया है? थोड़ा सा छूट देना शुरू किया है, नियमों में थोड़ा सा ढील देनी शुरू करी है। राइट आंसर 1990 के दशक से। अगला क्वेश्चन है, हिंदू शिष्टाचार, सीमा शुल्क और समारोह नामक पुस्तक किसने लिखी जो अभी भी भारत के लिए मूल्यवान है? वो जाति और जातियों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाले पहले लोगों में से एक थे। ऑप्शन क्विहेन, अब्बे डुबायस या फिर फ्रांसिस बेकन या फिर हर्बर्ट रिजले। तो किसने कहा था? ये पुस्तक किसकी है? हिंदू शिष्टाचार, सीमा शुल्क और समारोह। ऑप्शन है क्विहेन, अब्बे डुबायस, फ्रांसिस बेकन, हर्बर्ट रिजले। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनकी ये पुस्तक है, इसको इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनी। तो आप इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। हिंदी में कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में तो उसका इंग्लिश टर्म एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, किसने 1957 में
एक बयान दिया कि एक जो भारत का समाजशास्त्र है पिछले 10 वर्षों में ही ठीक से शुरू हुआ है। ऑप्शन है ड्यूमो और पोकाक, वीरस्टीड और पोकाक, या फिर वीरस्टीड या फिर बेते। तो किसने 1957 में बयान दिया था कि जो भारतीय समाजशास्त्र है पिछले 10 वर्षों में ठीक तरीके से शुरू हुआ है? कौन है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्यूमो और पोकाक। इनका मानना था कि जो भारतीय समाजशास्त्र है ये पिछले 10 वर्षों में ही ठीक तरीके से शुरू हो पाया है। इससे पहले यहाँ पर एक तरीके से सामाजिक चिंतन तो था, मतलब इस पे सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं पर तो जो चिंतक थे, विचारक थे, उन्होंने लिखा है, लेकिन पूर्णतः समाजशास्त्र की एक धारा के तौर पर ये सही तरीके से नहीं चल पा रहा था। तो ये ड्यूमो और पोकाक ने 1957 में बयान दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है मेटकॉफ, बेडन पावेल, मार्क्स या फिर आर.सी. दत्त। तो ये पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास ये किसने लिखी है? इंग्लिश में पढ़े तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मेटकॉफ, बेडन पावेल, मार्क्स या फिर आर.सी. दत्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर.सी. दत्त की ये पुस्तक है भारत का आर्थिक इतिहास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों के बारे में सही नहीं है? जो अभी के ये करंट से रिलेटेड है, एक तरीके से कह सकते हो करंट सोशोलॉजी से। तो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है और स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और इसमें से एक कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन देख लीजिए। ये हाशिए के लोगों की मदद नहीं करेंगे, स्वरोजगार उत्पन्न करेंगे, हाशिए के वर्गों के लोगों की मदद करेंगे, रोजगार पैदा करेंगे। ठीक है, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम और स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम, इनमें से कौन कौन से लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है कि एक तो रोजगार पैदा करेंगे, दूसरे हाशिए के लोग यानी कि जो सबसे पिछड़ा तबका है समाज का, उसके भी लोगों की मदद की जाए, तो उसकी मदद की जाएगी। और इंडिपेंडेंट हो, स्वरोजगार यानी खुद का अपना कुछ करो, तो स्वरोजगार उत्पन्न करेंगे, लेकिन हाशिए के लोगों की मदद नहीं करेंगे, ये गलत है, यानी कि यही वाला नहीं है, ए वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने के लिए विश्लेषण की इकाई है। जो मानव विकास रिपोर्ट है, HDI है, वो जब तैयार किया जाता है तो किस इकाई को माना जाता है सबसे छोटी इकाई? उपमंडल, जिला, गांव या फिर ब्लॉक? तो HDI तैयार करते समय किसको माना जाता है, किसको देखा जाता है? एक इकाई के तौर पर जिले को। और HDI की गणना कैसे की जाती है अभी बताया था मैंने। कौन कौन से? 3 चीजें। कौन कौन सी हैं? जीवन प्रत्याशा, दूसरा क्या बताया था? शिक्षा बताया था, और तीसरा क्या बताया था? GDP का सूचकांक। ठीक है, ये 3 चीजें। और इकाई कौन सी मानी जाती है? जिला। अगला क्वेश्चन है, वेडन पावेल ने हेनरी मैन के इस विचार का कड़ा विरोध किया कि भारतीय गांव केवल एक ही प्रकार के हैं। वेडन पावेल ने भारत में 2 प्रकार के गांवों को बताए थे, और कौन से बताए थे? देखो, हेनरी मैन जो थे, इन्होंने कहा कि भारतीय गांव एक ही प्रकार के होते हैं, सभी एक ही प्रकार के। लेकिन वेडन पावेल ने कहा कि भारतीय गांव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार उन्होंने बताए थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन है राजनीतिक रूप से स्वायत्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, बी है रैयतवाड़ी या फिर गैर जमींदार और जमींदार या संयुक्त गांव, सी है जमींदार या संयुक्त गांव और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, और डी ऑप्शन है रैयतवाड़ी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर। तो वेडन पावेल ने जो 2 प्रकार के गांव बताए थे भारत में, वो बताए थे रैयतवाड़ी और एक जमींदारी, या इसको कह सकते हैं सेवरलिटी और संयुक्त गांव। ये 2 प्रकार इन्होंने बताए थे, रैयतवाड़ी और जमींदारी, या फिर इसको कह लो सेवरलिटी और संयुक्त गांव। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? विकसित देशों में बहुसंख्यक औपचारिक रूप से कार्यरत हैं। विकसित देशों में अधिकांश लोग सेवा क्षेत्र में हैं। भारत में अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र में हैं। विकासशील देश में बहुसंख्यक लोग सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, वो आपको चूज करना है। समझिए थोड़ा सा।
विकसित देशों में ज्यादातर लोग कार्यरत हैं, सही बात है। दूसरा है विकसित देशों में अधिकांश लोग सेवा क्षेत्र में हैं, ये भी सही बात है। फिर सी है भारत के अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र में हैं यानी कृषि क्षेत्र में हैं, सही बात है। थर्ड है विकासशील देशों में बहुसंख्यक लोग सेवा क्षेत्र में हैं, यानी कि जैसे हमारा देश है यहाँ पर ज्यादातर लोग सेवा क्षेत्र में हैं, ये गलत है। ज्यादातर लोग वर्किंग लोग नहीं हैं, काफी सारे लोग तो बेरोजगार हैं और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो ये वाला राइट हो जाएगा। कौन सा राइट है, डी वाला, यानी कि ये नहीं है, ये गलत है इसमें से। अगला क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंटवाद और पूंजीवाद के बीच कार्यात्मक सहसंबंध किसके द्वारा स्थापित किया गया। किसने बताया था कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार विचार हैं वो पूंजीवाद को प्रोत्साहित करते हैं। अब तो इसका राइट आंसर सबको पता चल गया होगा ना। ऑप्शन है कॉम्ट, एडम स्मिथ, स्पेंसर और वेबर। किसने बताया था कि पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंटवाद के बीच में एक सहसंबंध है, वेबर ने बताया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉम्टे ने विज्ञान का एक पदानुक्रम तैयार किया था, निम्न में से कॉम्टे के विज्ञानों के संस्करण के सिद्धांत में कौन सा सबसे पहले आता है। जो इन्होंने एक विज्ञानों का संस्करण एक क्रम बताया था कॉम्टे ने, तो सबसे पहले किस साइंस को रखा था, रसायन विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र या फिर भौतिकी। तो सबसे पहले किसको रखा था, गणित को। गणित को माना था इन्होंने, सॉरी ये मूल सबसे ज्यादा मौलिक विज्ञान होता है, इसके जो नियम होते हैं सार्वभौमिक होते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रही हूँ और क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आज थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा किसने दी, ड्यूमो, मैक्स वेबर, नाडेल या फिर लिंटन। तो परिस्थिति और भूमिका के बारे में सबसे ज्यादा और इसकी जो अवधारणा इस कॉन्सेप्ट है सबसे ज्यादा कौन संबंधित है, लिंटन ने बताया था। परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा को सबसे पहले लिंटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ये कहने के पीछे तर्क नहीं है कि सामाजिक विज्ञान की पद्धतियां गुणात्मक रूप से भिन्न है। तो कौन सा ये चीज नहीं है। ऑप्शन देखिए, इसमें ज्ञान का संरचित शरीर है, इसमें शब्दावली का अलग सेट है, ये ज्ञान का एक औपचारिक निकाय है, इसमें डेटा संग्रहित करने का तरीका विज्ञान की अन्य शाखाओं के समान है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि जो सामाजिक विज्ञान की पद्धतियां हैं ये गुणात्मक रूप से भिन्न होती हैं। कौन सा ये तर्क नहीं है, मतलब कौन सा ये चीज नहीं बता रहा है। तो सामाजिक पद्धतियां गुणात्मक रूप से भिन्न होती हैं, कौन सा ये है पहले उसको छांट लो। तो इसमें ज्ञान का एक संरचित शरीर है, ये तो सही है। इसमें शब्दावली का अलग सेट है, यानी जो गुणात्मक पद्धतियां हैं, सही है। ये ज्ञान का एक औपचारिक निकाय है, ये भी सही है। फोर्थ क्या कह रहा है, इसमें डेटा संग्रहित करने का तरीका विज्ञान की अन्य शाखाओं के समान है। देखो गुणात्मक की बात हो रही है तो अन्य विज्ञानों के समान नहीं हो सकता, फिर वो तो मात्रात्मक हो जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा। तो ये वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक संस्था के विकास में विभिन्न चरण होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहला चरण है, लोकरीति, विचारधारा, परंपरा या फिर जीवन शैली। तो संस्था के विकास में विभिन्न चरण होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे फर्स्ट आता है, सबसे पहले आता है, लोकरीति, विचारधारा, परंपरा या फिर जीवन शैली। तो संस्था के विकास में सबसे पहले क्या आता है, थॉट आता है हमारे दिमाग में, और थॉट के बाद वो जब प्रोसेस हो जाता है तब जा करके फिर वो धीरे धीरे एक चरणबद्ध तरीके से बाद में संस्था बनेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, विचारधारा। एक हमारे दिमाग में थॉट आया और हमने उसको दूसरे लोगों को बताया, दूसरे लोगों ने उसको अप्लाई कर दिया, तो वो क्या बन गई, आइडियोलॉजी बन गई। जब तक हमारे अंदर था तब तक वो क्या था, विचार था। तो अभी आज के लिए इतने ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगी। मुझे थोड़ी सी टायर्डनेस फील हो रही है, थोड़ा सा अंदर से थकावट सा लग रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के थैंक यू सो मच।